तो आपने किसी ना किसी को जरूर कोई असिस्टिव डिवाइस यूज करते हुए देखा होगा, जैसे कि केन, वॉकर एक्सेट्रा। या फिर कोई पर्सन आपने देखा होगा जब चलते टाइम वो एक साइड कंपनसेटरी लीन करते हैं। तो ये चीजें तब देखने को मिलती है, या फिर किसी असिस्टिव डिवाइस का यूज तब करना पड़ता है जब पर्टिकुलर किसी वेट बियरिंग जॉइंट में कोई पैथोलॉजी होती है। वेट बियरिंग जॉइंट क्या चीज होती है? ये वेट बियरिंग जॉइंट्स का मतलब वो जॉइंट, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, जिन पे हमारी पूरी बॉडी का वेट जो है वो जा रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है। जैसे कि आपका पेल्विस हिप जॉइंट एंड योर नी जॉइंट एंड एंकल जॉइंट, जिनके ऊपर आपने अपना पूरी जो ट्रंक, आर्म, हेड, इनका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रांसमिट हो रहा है, इनको कहते हैं वेट बेयरिंग जॉइंट। जब भी इन किसी जॉइंट में कोई पैथोलॉजी होती है तो हमारे जो गेट होता है, गेट मतलब जो वॉकिंग पैटर्न है, उसको अफेक्ट करता है। और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो हमारी पूरी बॉडी का वेट लग रहा है, ये जॉइंट पे कंप्रेशन कॉज करता है। और उस कंप्रेशन की वजह से अगर जॉइंट में कोई पैथोलॉजी हो तो वो पेन कॉज करता है। इसलिए उस कंप्रेशन को कम करने के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट असिस्टिव डिवाइस यूज करते हैं, लाइक केन, वॉकर, इसलिए उनका यूज किया जाता है। अब इस कंप्रेशन को निकालने के लिए हम डिफरेंट बायोमैकेनिकल एक टूल्स यूज करते हैं या फिर कुछ फॉर्मूला यूज करते हैं, जिसके थ्रू हम इसको निकाल पाते हैं। और एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आता है आप लोगों के बायोमैकेनिक्स के एग्जाम में, जिसको कहते हैं हिप न्यूमेरिकल्स। तो उसको भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ उसको समझने के लिए आपको जनरल मैकेनिज्म समझने होंगे कि एब्डक्टर मैकेनिज्म क्या होता है आपके हिप का, किस वजह से जो ये लीन आता है हमारी बॉडी में, या फिर क्या क्या जो असिस्टिव डिवाइस का यूज करके हम इस कंप्रेशन जो आ रहा है वेट की वजह से, जो वेट पड़ रहा है एक पर्टिकुलर जॉइंट पे, अगर ये दो सरफेस है ऊपर से वेट पड़ रहा है, और जो कंप्रेशन का मतलब होता है जब वेट की वजह से दो जॉइंट सरफेस एक दूसरे के अप्रोक्सीमेशन हो रहा है, मतलब एक दूसरे के पास आ रहे हैं, उसे कहते हैं कंप्रेशन होना। ठीक है, तो इसको कहते हैं कंप्रेशन फोर्सेस। तो ये जो फोर्सेस आ रही है, इनको कैसे काउंट करेंगे? इनके लिए सबसे पहले आपको बेसिक बायोमैकेनिक्स के कुछ लॉज और कुछ जनरल प्रिंसिपल्स पता होनी चाहिए। सबसे पहले हम उनको डिस्कस करेंगे, उसके बाद आपको वो न्यूमेरिकल बहुत ही आसानी से समझ आ जाएगा जब आप ये सारे प्रिंसिपल्स समझ जाएंगे। तो आप ये शुरू करते हैं। दिस इज ईशांत कुमार अरोड़ा, वेलकम टू फाइव स्पिन सॉल्यूशन वेयर योर हेल्थ इज आवर प्रायोरिटी। तो सबसे पहले जो चीज आती है, जब भी हम हिप न्यूमेरिकल या कंप्रेशन को देखने जाते हैं कि कितना कंप्रेशन एक पर्टिकुलर जॉइंट पे पड़ता है, सबसे पहले हमें एक चीज पता होनी चाहिए कि जो आप या मैं अगर इस ग्राउंड पे खड़े हैं तो वो सिर्फ एक ही फोर्स की वजह से, वो सबसे इंपॉर्टेंट फोर्स जिसको कोई भी अगर हम काइनेटिक्स पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसको डिस्कस किया जाता है, जिसका नाम है ग्रेविटेशनल पुल या ग्रेविटी, जो कि हमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल कर रही है और वो बॉडी के हर सेगमेंट पे अप्लाई हो रही है। कोई भी चीज जो हमारे सराउंडिंग में है, सब पे ग्रेविटी एक्ट कर रही है। और जब भी हम बात करते हैं ग्रेविटी की, तो वो अलग अलग पोर्शन पे लग रही है, लेकिन उसको उस पर्टिकुलर पोजीशन में पढ़ना और थ्योरेटिकल यूज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एक हाइपोथेटिकल पॉइंट मार्क किया जाता है हर एक ऑब्जेक्ट में, जिसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ मास। मास क्या चीज होती है? मास का मतलब होता है कोई भी आपका जो टोटल कंपोनेंट है, टोटल मैटर है, उसको कहते हैं मास। जो कांस्टेंट मिला के पूरा मैटर बना रहे हैं उसको कहते हैं मास, जिसकी एक वैल्यू होती है, उसको कहते हैं केजीज में यूज कर सकते हैं या फिर ग्राम्स में देख सकते हैं। तो वो जो मास है, उसकी वजह से जो ग्रेविटी पुल कर रही है, उसको कहते हैं वेट। तो ये दो डिफरेंट एंटिटीज है। अब जो मास है उसको पर्टिकुलरली जब वो एक लेवल पे, जिस पॉइंट पे सारा जो बॉडी का मास है वो कंसंट्रेटेड होगा, उस पॉइंट को कहेंगे हम सेंटर ऑफ मास, मास का सेंटर। या फिर उसी पॉइंट को कहेंगे हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि वो पॉइंट वो है जहां पे पूरी जो आपकी ग्रेविटी हो, पर्टिकुलरली एक हाइपोथेटिकल पॉइंट जहां पे आपकी ग्रेविटी जो है पास हो रही है उस पोजीशन से। साथ ही साथ अगर उस पॉइंट पे आप पूरी बॉडी को बैलेंस करेंगे तो वो उस पॉइंट पे आपकी पूरी बॉडी एक बैलेंस पोजीशन में आ जाएगी, इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाएगी। ये फायदा है उस पॉइंट का। साथ ही साथ जब भी हम उस सीओजी पॉइंट को पढ़ते हैं, तो कोई भी आप रिजिड सेगमेंट की बात करेंगे, हर एक सेगमेंट की अपनी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है। और अगर मैं बात करूं अपनी फोर आर्म की, तो इस सेगमेंट की अपनी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, इस सेगमेंट की अपनी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। ऐसे ही अगर मैं पूरी बॉडी को रिजिड बॉडी मान के चलूं, ह्यूमन बॉडी को, तो साथ अगर मैं सिंपल एनाटॉमिकल पोजीशन की बात करता हूं, जो हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास होता है, जिस पॉइंट पे अगर हाइपोथेटिकली देखा जाए तो हमारी पूरी बॉडी का वेट बैलेंस है या फिर कंसंट्रेटेड है, वो पॉइंट होता है S2 वर्टिब्रा, दैट इज योर सैकल वर्टिब्रा से 2 to 2.5 सेंटीमीटर एंटीरियरली। तो ये पॉइंट होता है आपका सेंटर ऑफ मास का। अब जब भी हम फ्री बॉडी डायग्राम्स बनाते हैं, जैसे कि आपने अपने 11th या 10th क्लास में भी पढ़े होंगे, डिफरेंट जो आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, वेक्टर्स बनाते हैं। वेक्टर क्या चीज होती है? वेक्टर जो है रिप्रेजेंट करता है एक पर्टिकुलर फोर्स के मैग्नीट्यूड
और डायरेक्शन को, जिस साइड वेक्टर का एंगुलेशन होगा वो डिफाइन करेगा उसकी डायरेक्शन को। तो ग्रेविटी किस डायरेक्शन में एक्ट करती है? ऑब्वियसली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो वेक्टर जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और जो उसकी लेंथ है उसकी मैग्नीट्यूड को बता रही है, मैग्नीट्यूड मतलब उसकी स्ट्रेंथ को बता रही है, तो उस वेक्टर को जो कि हमारे सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास हो रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, उसको कहते हैं LOG, ए हाइपोथेटिकल लाइन पासिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी नोन एज द LOG मींस द लाइन ऑफ ग्रेविटी। लाइन ऑफ ग्रेविटी है वो हमें एक्सप्लेन करती है, उससे हमें पता चलता है कि पर्टिकुलर एक तो उसकी लाइन ऑफ ग्रेविटी जो है उससे पता चलेगा कि एक तो आपकी स्ट्रेंथ कितनी है ग्रेविटी की, मतलब पर्टिकुलर पोजीशन में आप पे कितनी ज्यादा ग्रेविटी एक्ट कर रही है। साथ ही साथ उससे हमें पता चलेगा कि जो लाइन ऑफ ग्रेविटी जब आप हाइपोथेटिकल एक लाइन मार्क करेंगे जो आपके सेंटर से पास हो रही है, क्या आपकी वो बेस ऑफ सपोर्ट में है? अगर लाइन ऑफ ग्रेविटी बेस ऑफ सपोर्ट से बाहर जाएगी तो आप एकदम से नीचे गिर जाएंगे, क्योंकि आपका बैलेंस इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं होगा। LOG should be passed through the center of the body and it should be maintained in the base of support. Base of support सिंपल एक चीज होती है, जब आप खड़े हुए हैं जितना एरिया आपके फुट के चारों तरफ कवर हो रहा है इसको कहते हैं बेस ऑफ सपोर्ट। अगर आप एक यूज करते हैं वॉकर का या फिर केन का, तो आपके जितना भी एरिया केन से लेके दोनों फुट को मिला के जितना एरिया टोटल उसमें कवर होगा वो सारा बेस ऑफ फुट होगा, ठीक है, या फिर उसको बेस ऑफ सपोर्ट कहेंगे क्योंकि उस बेस में आप सपोर्ट लेके खड़े हैं, ठीक है। और साथ ही साथ जो सेंटर ऑफ लाइन ऑफ ग्रेविटी है, जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वो हमेशा बेस ऑफ सपोर्ट के बीच में रहनी चाहिए या फिर उसके अंदर ही रहनी चाहिए। अगर वो उससे दूर जा रही है, उससे बाहर निकल जाएगी तो हमारा बैलेंस जो है डिस्टर्ब हो जाएगा। ये हो गया हमारा पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो, क्योंकि हमारा जो पूरी बॉडी है रिजिड सेगमेंट तो है नहीं कि हमेशा हम ऐसे ही रहते हैं, बस हम मूव भी करते रहते हैं, हमारे डिफरेंट डिफरेंट बॉडी सेगमेंट्स भी हैं, तो उसकी वजह से जी एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है, जो सेंटर ऑफ मास होता है वो अल्टरेशन होती रहती है, उसकी पोजीशन ये थोड़ी बहुत चेंज होती रहती है। हमारी पोजीशन, जो हमारी बॉडीली पोजीशन है, जैसी वो चेंज होगी साथ में जो सेंटर ऑफ मास उसकी पोजीशन रिलेटिवली चेंज होगी। और सेंटर ऑफ मास जो है वो उस तरफ मूव करता है जिस साइड हैवी ऑब्जेक्ट होगा या फिर जो हैवी पोर्शन होगा बॉडी का उस साइड जो है मूव करेगी। सपोज मैं कोई बैग टांग लेता हूं तो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है थोड़ा पोस्टीरियरली मूव कर जाएगी, तो क्योंकि जो वेट है वो पिछली साइड ट्रांसमिट हो पा रहा है, बैक साइड जो बैग टांगा है मैंने उस वजह से। इससे हमें पता चला कि क्योंकि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, सिंपल एक जो ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रही है जहां पे पूरी बॉडी का मास कंसंट्रेटेड है। अब मास जिस साइड ज्यादा होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी उस साइड शिफ्ट हो जाएगी। इसको समझने के लिए आप एग्जांपल ले सकते हैं, जब भी कोई आप सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, सपोज ये सिंपल हम बात करते हैं एक सिंपल स्केल की, ठीक है। अब आपको पता है COG वो लेवल पे होती है जहां पूरी बॉडी का मास कंसंट्रेटेड होता है और वो पॉइंट COG कहलाता है जहां पर वो बॉडी बैलेंस हो जाए, क्योंकि उसका मास वहीं पे कंसंट्रेटेड है। तो कंसंट्रेटेड से मतलब ये है कि उस पोजीशन पे अगर आप उसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे तो वो बॉडी उस इक्विलिब्रियम में आ चुकी होगी। साथ ही साथ अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसकी इरेगुलरिटी है, सपोज ये तो एक प्लेन ऑब्जेक्ट है जो यहां से भी सेम स्ट्रक्चर है, इधर भी सेम स्ट्रक्चर है, अगर मैं बीच में इसको बैलेंस करना चाहे, अगर हम इधर रखूंगा तो ये सेगमेंट इसका बड़ा हो गया, ठीक है, और ये वाला बड़ा हो गया और ये बड़ा और ये छोटा हो गया, तो बैलेंस नहीं होगा। अगर बिल्कुल सेंटर में रख के देखेंगे इसको ऐसे, जितना आप इसको सेंटर में ले आएंगे और वैसे ही ये बैलेंस हो जाएगा। सेंटर में रखेंगे तो बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास जो है कंसंट्रेटेड है। कंसंट्रेटेड का मतलब है कि वो पॉइंट जहां पे उसका COG है उस जगह पे वो बैलेंस होगा। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट जब हम सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। और अगर मैं इसको थोड़ा लेफ्ट या फिर थोड़ा राइट रखूंगा तो बैलेंस नहीं होगा, एकदम से गिर जाएगा ये। तो आपको सेंटर पॉइंट ढूंढने जहां पर ये बैलेंस हो सकता है उसको कहते हैं उसका सेंटर ऑफ मास, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का, क्योंकि ग्रेविटी हर ऑब्जेक्ट पे बात कर रही है, यहाँ पे सिर्फ ह्यूमन बॉडी की बात नहीं है। साथ ही साथ अगर एग्जांपल लेके चलते हैं किसी ऐसे ऑब्जेक्ट का जिसमें जो उसकी सरफेसेस हैं वो इरेगुलर हैं, मतलब वो जो अभी स्केल का एग्जांपल लिया पूरी रेगुलर थी, उसके दोनों साइड और शेप डायमेंशन बिल्कुल इक्वल थी। लेकिन एक स्पून की बात करें अगर हम, तो इसमें जो हैवी ऑब्जेक्ट है ये वाला है और ये वाला वीक ऑब्जेक्ट है, मतलब रिलेटिवली इसका जो वेट है या फिर जो मास है इसका कम है जो स्टिक है, और इसके जो स्पून वाला एंड है ये थोड़ा हैवी है। तो जो हमें पता है कि जो सेंटर ऑफ मास होता है वो जो हैवी पोर्शन होगा एक पर्टिकुलर बॉडी का या फिर किसी भी सेगमेंट का उसकी तरफ मूव कर जाएगा। तो अगर इसमें मैं बैलेंस करने की कोशिश करूं तो ये कहां पे बैलेंस होगा? नॉर्मली जो सेंटर ऑफ मास होता है वो हर बॉडी के मिड में ही होता है, अगर वो बॉडी सिमेट्रिकल हो। अगर अनसिमेट्रिकल हो, कहीं वेट ज्यादा हो तो उसकी तरफ डेविएट करेगा। तो अगर यहां रखूंगा तो जो है स्पून फॉल कर जाएगा, जैसे कि अभी नीचे गिरा, ठीक है। अगर यही
अब बात करते हैं अगर स्पून को अब दोबारा से बैलेंस करने की कोशिश करते हैं अपना हम कि अब क्या लगाएंगे। अब हमें पता है कि सेंटर में रखेंगे स्पून नीचे गिर जाएगा, लेकिन इसको बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए कैसे मेंटेन करें, हमें पता है सीओजी कहां पे होगी, जहां हैवी ऑब्जेक्ट है। अब इसको रखेंगे हम इस जगह पे। जैसे ही आप इसको इसके हैवी ऑब्जेक्ट के पास लाए हैं तो स्पून अपनी जगह बैलेंस हो गई है। तो यही था कॉन्सेप्ट कि जहां पर आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी उस साइड मूव करेगी जिस साइड हैवी पोर्शन होगा आपकी बॉडी का, या फिर जहां मास ज्यादा होगा। और सेंटर ऑफ मास जो है वही वो पॉइंट होता है जहां पर आपकी पूरी बॉडी बैलेंस हो जाती है। और आपकी जो ह्यूमन बॉडी की बात करें तो उसमें सेंटर ऑफ मास जो होता है वो S2 लेवल पे वर्टिब्रे के एंटीरियरली होता है। तो आई होप कि इन प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन से आप इसको समझ चुके होंगे कि सेंटर ऑफ मास कैसे पता लगाया जाता है और इसकी क्या वैल्यूज है। और लाइन ऑफ ग्रेविटी जो कि हेल्प करती है मेंटेन करने हमें पता लगाने में कि कोई कौन सा जॉइंट पे कौन सी टॉर्क लग रही है। टॉर्क को अब समझते हैं कि टॉर्क क्या चीज होती है। टॉर्क TORQUE। अब जब भी हम बात करते हैं हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट जॉइंट्स हैं, जॉइंट्स को हम एक्सिस भी कह रहे हैं क्योंकि इसकी चारों तरफ मूवमेंट हो पा रही है। और मूवमेंट जो होती है, अगर सिंपल एक हम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की बात करें, जैसे हमारा हिप है या हमारा शोल्डर जॉइंट है जो कि मल्टी एक्सियल जॉइंट है, डिफरेंट डिफरेंट प्लेन्स में मूवमेंट हो रही है। फ्लेक्शन, एबडक्शन, एक्सटेंशन और मीडियल रोटेशन, इंटरनल रोटेशन, बहुत सारी इसमें जो है ट्राई एक्सियल मूवमेंट हो पा रही है डिफरेंट डिफरेंट प्लेन्स में। तो अगर बात करते हैं तो जब भी एक एक्सिस होती है उसके चारों तरफ मूवमेंट होती है, और जो मूव कर रहा है सेगमेंट वो एक लीवर फॉर्म करता है, जैसे कि हमने लीवर्स में पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हैं। तो टॉर्क क्या चीज होती है, कोई भी मसल जो कि एक्ट करती है एक स्केलेटल सिस्टम पे, कैसे वो फोर्स लगाती है। फोर्स लगा के सपोज मेरे को एल्बो फ्लेक्शन कराना है, इधर से जो है यहाँ पे टेक्सटाइल ट्यूबरोसिटी और आपके अल्नर ट्यूबरोसिटी के जो यहाँ पे बाइसेप्टल एपिनोरोसिस है हमारे बाइसेप ब्रैकिया का, वो पुल करेगा। तो जैसे ही वो एक तरह से मैकेनिकली पुल करेगा, ये सेगमेंट जो है इधर आ गया, ठीक है। और किसके जो एक्सिस कहां पे है इसका, वो है एल्बो जॉइंट पे रोटेट कर रहा है सेगमेंट ये। अगर यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन ना हो, ये पोर्शन हम हटा दें यहां से, तो ये पूरा राउंड घूम जाएगा ऐसे, ठीक है। तो एक पूरा सेगमेंट जो कि रोटेट हो सके। अब हम सिंपल बात करते हैं किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की। अगर ऑब्जेक्ट की बात करें, अगर इस पे एक साइड से इधर से फोर्स लगे और एक साइड से इधर से फोर्स लगे, ठीक है, और ये इसका एक्सिस होगा, तो ये गोल रोटेट कर जाएगा। और जो फोर्स होगी वो डिटरमाइन करेगी, जो फोर्स ज्यादा होगी उसकी रेस्पेक्ट में घूमेगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब टॉर्क क्या चीज होती है, टॉर्क का मतलब होता है स्ट्रेंथ ऑफ रोटेशन। जितनी ज्यादा स्ट्रेंथ से हम रोटेट करवा पाएंगे सेगमेंट को, इसको भी रोटेशन, ये भी रोटेशन ही हो रहा है एक पर्टिकुलर सेगमेंट पे, ये एक्सिस है इसकी, ठीक है। तो ये स्ट्रेंथ ऑफ रोटेशन, स्ट्रेंथ क्या चीज है, जो हम फोर्स लग रही है। फोर्स बॉडी में कौन फोर्स लगाता है, मसल। जो स्ट्रेंथ ऑफ रोटेशन होती है एक पर्टिकुलर फोर्सेस की, उसको कहते हैं टॉर्क, जिसका फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू मूवमेंट आर्म। अब मूवमेंट आर्म क्या चीज होती है, जिस जगह पे यहाँ पे सपोज यहाँ फोर्स लगा रहा हूं मैं इसको मूव करने के लिए ऐसे, ठीक है, ये इसका एक्सिस इसके अगेंस्ट ही मूव कर रहा है, जिसके अराउंड ही मूव कर रहा है। एक्सिस वो पॉइंट होती है जिसके अराउंड एक सेगमेंट गोल गोल मूव करता है, सर्कुलर मोशन में मूव करता है बेसिकली, या फिर लीनियर मोशन में मूव करता है लाइक दिस। तो यहां पे सपोज फोर्स लग रही है, एक्सिस से जो परपेंडिकुलरिटी जो फोर्स लग रही है, इनके बीच के डिस्टेंस को हम कहते हैं मूवमेंट आर्म, ठीक है। ये हो गया हमारा मूवमेंट आर्म का कॉन्सेप्ट। अगर हम मसल में बात करते हैं तो जिस साइड जो है फाइबर इंसर्ट करते हैं एक पर्टिकुलर सेगमेंट पे जाके, जो फाइबर की ओरिएंटेशन होती है इंसर्ट करने की, वहां से लेके वो हो गया उसका फोर्स की डायरेक्शन। अब हमें पता है कि एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फोर्स का, उसको कहते हैं मूवमेंट आर्म। तो जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि ये बाइसेप ब्रैकिया का एक एग्जांपल दिया गया है कि ऐसे आके लग रही है ओब्लिक फोर्स, क्योंकि डायरेक्शन इसकी ऐसे है, और जो इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द जॉइंट इज नोन एज मूवमेंट आर्म। तो ये निकलती है ऐसे मूवमेंट आर्म, जो कि एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है या फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है लाइन ऑफ फोर्स से परपेंडिकुलर, आपने एक्सिस की तरफ एक लाइन मार्क करी, उसको कहते हैं उसकी मूवमेंट आर्म। अब मूवमेंट आर्म जैसे कि आपको पता है, टॉर्क का मतलब होता है स्ट्रेंथ ऑफ रोटेशन, कितनी तेज से या फिर कितने पावरफुल आप एक सेगमेंट को रोटेट करा सकते हैं, उसको कहते हैं टॉर्क। और टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू मूवमेंट आर्म, मींस न्यूटन मीटर इसकी क्या होगी, यूनिट। सो हमें पता चल गया कि अगर जो दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है, मतलब जो फोर्सेज एक्ट कर रही हैं,
अगर एक दोनों साइड से फोर्स एक्ट कर रही होंगी तो रोटेटरी मोशन आएगा, सिंगल फोर्स एक्ट कर रही होगी तो एक यूनिलेटरल मोशन आएगा एक साइड में, जैसे कि हमारा बाइसेप फ्लेक्शन में हो रहा है। हमारी बॉडी में पूरे डिफरेंट डिफरेंट टॉर्क्स काम कर रही है, डिफरेंट मसल जो है डिफरेंट एंगल पे काम कर रही है और डिफरेंट लीवर फॉर्म कर रही है। तो अब जब बात करते हैं मैक्सिमम टॉर्क कब क्रिएट होता है, जब हमारे बाइसेप ब्रेक का एग्जांपल लेके चलते हैं तो वो जब 90 डिग्री पे एक्ट करेगी तो उसका जो मूवमेंट आर्म होगा सबसे ज्यादा होता है। अब जब मूवमेंट आर्म किसी पर्टिकुलर सेगमेंट का ज्यादा होगा तो वो उसका मूवमेंट आर्म ज्यादा, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, F इंटू मूवमेंट आर्म। तो मूवमेंट आर्म अगर बढ़ाएंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टॉर्क के। टॉर्क क्या होता है, स्ट्रेंथ ऑफ रोटेशन। तो मूवमेंट आर्म इंक्रीज होगी तो स्ट्रेंथ ऑफ रोटेशन बढ़ जाएगी, मतलब आपको जो पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन हो पाएगा। सो इसको कहते हैं टॉर्क का कॉन्सेप्ट। या तो अगर आपको मूवमेंट आपको टॉर्क बढ़ानी है या तो आप बढ़ा दीजिए फोर्स, मतलब मसल कॉन्ट्रैक्शन से आप फोर्स बढ़ाएंगे तो फोर्स बढ़ा दीजिए, या फिर आप कोई ऐसा यूज करके कोई ऐसा सेगमेंट कि आप उसके मूवमेंट आर्म को इंक्रीज कर दीजिए, क्योंकि टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड मूवमेंट आर्म, क्योंकि उसका फॉर्मूला है F इक्वल टू टॉर्क इज इक्वल टू F इंटू मूवमेंट आर्म। तो दोनों में से किसी को भी इंक्रीज करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी टॉर्क जो है इंक्रीज हो जाएगी, दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ रोटेशन इंक्रीज हो जाएगी, दिस इज ऑल्सो रोटेशन। ठीक है, तो ऐसे पता चलता है आपको टॉर्क का कॉन्सेप्ट यूज करना होता है। जब भी आपका टॉर्क राइज करेगा, टॉर्क की वैल्यू राइज करेगी तो आपका स्ट्रेंथ जो है रोटेट करने की वो राइज होगी। अब कोई भी फोर्स, यहाँ पे सिर्फ बात करी हमने किस चीज की, मस्कुलर फोर्सेस की, कोई भी फोर्स एक्ट करके एक सेगमेंट को रोटेट करा सकती है, चाहे वो ग्रेविटी हो चाहे वो मस्कुलर फोर्स हो, वो कोई स्पेसिफाइड नहीं है कि सिर्फ मसल जो फोर्स है वही टॉर्क क्रिएट कराएगी। जो आपकी ग्रेविटेशनल पुल है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो वो भी अपना एक टॉर्क क्रिएट करा रही है, उसका भी टेंडेंसी है कि वो इसको एक्सटेंशन में ले जाएगी। ठीक है, तो उसको कहते हैं एक्सटेंशन टॉर्क। जिस साइड ग्रेविटी पुल करेगी और वो उस सेगमेंट को मूव कराने की कोशिश करेगी, उस साइड को टॉर्क को कहते हैं पर्टिकुलर जिस साइड मूवमेंट हो रहा है उसको कहते हैं उस साइड की टॉर्क हो गई। जैसे कि अगर ग्रेविटी इस साइड एक्ट कर रही है डायवर्ट डायरेक्शन में, अगर आपने ऐसा किया होगा तो कहेंगे एक्सटेंशन टॉर्क लगा रही है कौन, ग्रेविटी, जो कि इसको एक्सटेंड कराना चाह रही है, ऐसे रोटेट कराना चाह रही है इस पर्टिकुलर एक्सिस पे, जो कि आपका एल्बो जॉइंट है। तो इसमें कौन फोर्स एक्ट कर रही है, आपकी ग्रेविटी। और ये आप सपोज बात कर रहे हैं एल्बो जॉइंट की, ग्रेविटी एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, इसकी मूवमेंट आर्म क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ फोर्स से डिस्टेंस टू द एक्सिस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू द एक्सिस, ये परपेंडिकुलर एक्ट कर रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स। और इसका जो डिस्टेंस है यहाँ इस पॉइंट से लेके, सपोज ये सेगमेंट की सेंटर ऑफ मास है जिसके थ्रू हमारी ग्रेविटी एक्ट कर रही है, अगर यहाँ पे बैलेंस हो रहा है, सेंटर में पास कर रहे हैं सपोज फोरआर्म के, तो इस डिस्टेंस से लेके यहां से लेके इस सीओजी डिस्टेंस से लेके जहां पे इस सेगमेंट का बैलेंस्ड है, जो सेंटर ऑफ मास कंसंट्रेटेड है, इस डिस्टेंस को आप कहेंगे इसका मूवमेंट आर्म। तो ग्रेविटी का मूवमेंट आर्म जो है यहाँ पर इतना है, अगर धीरे धीरे नीचे जाएंगे आप तो एक थोड़ा बहुत डिक्रीज होता जाएगा, धीरे धीरे डिक्रीज होता जाएगा, क्योंकि जो आपका सीओजी वो पास आता जाएगा, क्योंकि ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस धीरे धीरे कम होता जाएगा, क्योंकि आप अल्टर कर रहे हैं उसकी लीवर की मूवमेंट को। ऐसे ही ये डिपेंड करता है, जो आपका मूवमेंट आर्म होता है एक पर्टिकुलर मसल का, वो डिपेंड करता है कि कितने एंगल पे मसल जो है वो अब एक्शन कर रही है उसको, जैसे कि आप डायग्राम में भी देख पा रहे होंगे। तो आपको लिए इतना समझना सफिशिएंट है कि आपको जो मूवमेंट आर्म इंक्रीज करते हैं, मूवमेंट तो क्या होता है कि आपकी जो टॉर्क होती है वो राइज होती है, या फिर मसल ऑफ कंट्रैक्शन को आप इंक्रीज करके टॉर्क बढ़ा सकते हैं। टॉर्क मतलब का बेसिक मीनिंग है कि आपको एक सेगमेंट को रोटेट करवाना है पर्टिकुलरली। और तीसरी चीज जो आपको समझ सकते हैं हमारे इस चीज से कि मूवमेंट आर्म को कैसे पता लगाया जा सकता है। तो ये आपके दो कॉन्सेप्ट पूरे कंप्लीट होते हैं। अब हम बात करते हैं अपने पर्टिकुलर आज के टॉपिक की, जो है हमारा हिप जॉइंट। हिप जॉइंट के जो न्यूमेरिकल रीड करते हैं, जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो हमारा वेट बेरिंग जॉइंट है, जिसके थ्रू हमारा टोटल वेट ट्रांसमिट होता है। तो इसको सबसे पहले आपको समझने के लिए आपको एक चीज कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। जब भी हम बात करते हैं हमारे पूरे सेगमेंट की, बॉडी सेगमेंट की, जो फोर्स लग रही है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, और जो एलओजी है, लाइन ऑफ ग्रेविटी, वो हिप से पोस्टीरियरली ट्रांसमिट हो रही है, मतलब हिप से वो पोस्टीरियर जा रही है। जो हिप जॉइंट है उससे पोस्टीरियर पास करना, मतलब कि उस पे टॉर्क कौन सी साइड लग रही होगी, एक्सटेंशन टाइप टॉर्क लग रही होगी, क्योंकि लाइन ऑफ ग्रेविटी का सिंपल मतलब है कि ग्रेविटी किस साइड एक्ट कर रही है। तो ग्रेविटी जो उस पर्टिकुलर लेवल से हिप जॉइंट से टॉर्क जो हमारी लाइन ऑफ ग्रेविटी है पोस्टीरियरली पास हो रही है। पोस्टीरियर पास होने का मतलब ग्रेविटी उसे पिछली साइड पुल कर रही है। पिछली साइड मूव करने का मतलब क्या है कि एक्सटेंशन में जा रहा है, तो एक्सटेंशन टॉर्क क्रिएट कर रही है कौन, ग्रेविटी। ये फायदा होता है एलओजी का पता लगाने का कि किस सेगमेंट से मूव कर रही है। तो हमें एक चीज तो ये क्लियर हुई, और हमें दूसरा पता है कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारे बिल्कुल सेंटर से पास हो रही है।
सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, लाइन ऑफ ग्रेविटी बिल्कुल सेंटर से पास हो रही है, एक हाइपोथेटिकल लाइन है जो सेंटर से पास हो रही है और पूरी बॉडी का वेट उस पर ही कंसंट्रेटेड है। तो ये आपको जब क्लियर हो गई है बातें, अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट चीज आती है कि हमारी जो बॉडी में एक मसल होती है, कहते हैं ग्लूटियस मीडियस, जो कि एब्डक्टर है, जैसे कि सुप्रास्पाइनेटस इन शोल्डर जॉइंट। इसका काम होता है एब्डक्शन कराना, मतलब हिप पे एब्डक्शन मतलब मूविंग अवे फ्रॉम द मिड लाइन। ये मिड लाइन है, अगर इसको हम जो है मिड लाइन से दूर करेंगे अपने सेगमेंट को, लिम को, तो उसका मतलब होता है कि एब्डक्शन में जा रहे हैं, और सेगमेंट को जो मिड लाइन के पास लाएंगे उसको कहते हैं एडक्शन। ऐसे ही हमारा लोअर लिम में होता है। तो जब हम बात करते हैं एब्डक्शन और एडक्शन की, तो जो हमारे लाइन ऑफ ग्रेविटी जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, वो क्या करती है, जो हमारे पूरी बॉडी का वेट है, हेड का, आर्म का, ट्रंक का, स्केलेटल मसल जो है पूरे ऊपर बॉडी वेट में, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही है सारी की सारी, और सारा वेट जो है हमारे किस पे आ रहा है, हिप जॉइंट पे। क्यों आ रहा है वेट, क्योंकि ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल कर रही है सारे टाइम, ठीक है। अब इसकी वजह से जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, सारा वेट जो है वहीं से पास हो रहा है लाइन ऑफ ग्रेविटी के थ्रू डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जो कि हमारे बिल्कुल बेस ऑफ सपोर्ट के बीच में है, ठीक है। एक चीज ये हुई, और साथ ही साथ जब हम बात कर रहे हैं ग्लूटियस मीडियस मसल की, जो हमारी एब्डक्टर है, इसका ही बहुत बड़ा रोल आता है। अब उसको समझने से पहले सबसे पहले आपको ये चीज क्लियर हो गई है बिल्कुल कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी और लाइन ऑफ ग्रेविटी का क्या रिलेशन है हमारे हिप जॉइंट से। साथ ही साथ जो हमारा पूरा वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है हमारे हिप जॉइंट के थ्रू। दो चीज आपकी कंप्लीट होती हैं।